hi, hello everyone. Jai Shri Krishna. This is Sri Krishna Bhujani and yes, welcome back to my channel. In this video, we are gonna revise place of supply. ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस चैप्टर में काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी बहुत होता है. तो आज हम सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे एंड अच्छे से पूरा चैप्टर सिंप्लीफाइड मैनर पे रिवाइज करेंगे. ठीक है सर. हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा जीएसटी में? देखो, सेक्शन 7 सप्लाई हमने कंप्लीट किया, सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई, फिर सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, देन एग्जेम्पशन. ठीक है. उसके बाद 11 जो है 10 आपका कंपोजिशन स्कीम, फिर 11 क्या है आपका एग्जेम्पशन सीरीज, 12 एंड 13 जो है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बताता है. ठीक है. 12, 13 एंड 14 रेट चेंज वाला है टाइम ऑफ सप्लाई में जो आपके सीए फाइनल के में है. ठीक है. उसके बाद आता है आपका सेक्शन 15 दैट इज व्हाट वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है. तो ये सारी चीजें हमने करी है, मतलब हमको पता है कि सप्लाई क्या होता है. ठीक है. हमको पता है कि टैक्स कब लगता है, किस पे लगता है, आरसीएम कब लगता है, एफसीएम कब लगता है, कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, किसमें टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्पशन कौन सा है. हमको ये भी पता है कि टैक्स पेमेंट करने का टाइम ड्यू कब होगा, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई भी हमें पता है. ठीक है. और किस पे लगेगा वो भी पता है. ठीक है. मतलब कहां लगेगा, किस पे लगेगा एंड कब लगेगा. सो कब लगेगा में हमको टाइम ऑफ सप्लाई जानना जरूरी है जीएसटी में. ठीक है. कहां लगेगा मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई जानना जरूरी है एंड किस पे लगेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई. राइट. तो आज हम क्या रिवाइज करने वाले कि जीएसटी कहां लगेगा, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. सर ये जानना क्यों जरूरी है हमें? देखो, हमको पता होना चाहिए ना कि हमारे ऊपर सी और एस की लायबिलिटी है या फिर आईजीएसटी लगेगा. मतलब क्या हम जो सप्लाई किए हैं वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि जो सप्लाई की है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, ये कैसे पता चलेगा? इसको समझने के लिए हमको ये पता होना जरूरी है कि हमारे सप्लाई का प्लेस क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. ठीक है. सो देखो, इंटर स्टेट सप्लाई कब होगा? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर ने जहां सप्लायर का जो लोकेशन है जहां से उसने सप्लाई किया है एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, इन दोनों का लोकेशन अगर डिफरेंट स्टेट्स में है, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट इंटरस्टेट सप्लाई. वहीं इंट्रास्टेट सप्लाई कब बोलेंगे सर? इंट्रास्टेट सप्लाई बोलेंगे जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही कहां पे होंगे? सेम स्टेट में होंगे. तो अगर सेम स्टेट में होंगे तो फिर क्या माने जाएगा? इंट्रास्टेट सप्लाई. ठीक है. क्या यहाँ पर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का रेलेवेंस है क्या? नहीं सर. रेलेवेंस किसका है ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या इंट्रा है कि क्या इंटर है? ओनली 2 थिंग्स, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. ये मैंने आपको बेसिक एक फाउंडेशन बता दिया कि हमको प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है. ठीक है. अच्छा है एक और चीज, देखो जो हमने सेक्शन 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, जितने भी सेक्शंस पढ़े वो आपको किसके पढ़े होंगे आपने? सीजीएसटी एक्ट 2017. बट कितने लोगों को पता है कि हम जो सेक्शन 10, 11, 12, 13 ये जो सारे सेक्शंस है किसके? प्लेस ऑफ सप्लाई के. ये आपके सीजीएसटी एक्ट के नहीं है. ये सारे जो सेक्शंस है ना 12, 13, 10, 11, 12, 13 ये सारे सेक्शंस पता है आईजीएसटी एक्ट के हैं. समझ आया? आईजीएसटी एक्ट में क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमको पता है कि कुछ चीजें इंटर स्टेट भी होगी, दूसरे स्टेट की भी होगी, तो फिर ये वाला जो सेक्शंस है वो कहां पे दिया हुआ है? आपका आईजीएसटी एक्ट का दिया हुआ है, सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शंस. ठीक है. सो आपके सीए इंटर सिलेबस में कितना पढ़ना है आपको? सेक्शन 10 पढ़ना है और सेक्शन 12 पढ़ना है. बाकी जो चारों सेक्शंस है ना 10, 11, 12 और 13 ये चारों साथ में आप इन डिटेल्स ये फाइनल में भी पढ़ने वाले हैं. इंटर में अपने को सिर्फ 10 और 12 पढ़ना है. ठीक है. ऑफ आईजीएसटी एक्ट. चलो अभी फटाफट फ्लो में पूरा रिवाइज कर लेते हैं. देखो, आपको पता है कि जीएसटी कौन सा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. मतलब टैक्सेस, जस्ट अ सेकेंड, टैक्सेस लेवी एट द प्लेस वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड. मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए सप्लायर है, ठीक है, कहां का? रायपुर का, और बी जो है वो रेसिपिएंट है कहां का? महाराष्ट्र का. तो बी ने गुड्स रिसीव किया, गुड्स कंज्यूम किया, कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में. तो महाराष्ट्र जो है उस स्टेट में आपका टैक्स जाने वाला है.
दैट इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टेक्स्ट, जहां पर गुड्स या फिर सर्विस क्या हुई है, कंज्यूम हुई है, रादर देन द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। वो रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट क्या है, कहां पर आपके गुड्स या सर्विस कंज्यूम हुआ है। ठीक है, सो हम क्या पढ़ने वाले, सेक्शन 10 और सेक्शन 12। ओके, सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ है सर, आपको ये पता लगाएंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब गुड्स का सप्लाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलावा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। और सेक्शन 12 में क्या लिखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन इंडिया। मतलब आपके सप्लायर का लोकेशन प्लस रेसिपिएंट का लोकेशन, दोनों के लोकेशन कहां पर है सर, इंडिया में है। ठीक है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या क्या होने वाली है सर्विसेज में। ठीक है, नाउ व्हाई डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर इज एसेंशियल, मैंने आपको बता दिया, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट पता करने के लिए। ठीक है, नाउ प्रॉक्सीज फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपको पता होना चाहिए लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस कहां हो रहा है, कंजम्पशन कहां हो रहा है, एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है, ये सारी चीजें हम आगे वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो सेक्शन 10 में मैंने आपको बताया कि गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई पता करेंगे अदर देन जस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो सेक्शन 10A में क्या बोलता है सर, सेक्शन 10A में बोलता है कि सप्लाई जिसमें गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, जो गुड्स मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो देखो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। मतलब फॉर एग्जांपल ए ने कुछ बैग्स की डिलीवरी किया किसको, बी को। ठीक है, अभी ये रायपुर का है और ये कहाँ का है, नागपुर का है। तो बैग्स जो है सप्लायर ने डिलीवर कर दिए बी को, दैट इज डिलीवरी टर्मिनेट कहाँ हुई है, नागपुर में। तो लोकेशन ऑफ गुड्स कहाँ का है, अभी टर्मिनेट कहाँ हुआ है, नागपुर में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर द डिलीवरी टर्मिनेट्स, मतलब नागपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब नागपुर गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा, जीएसटी जाएगा, एसजीएसटी वाला। ठीक है, स्टेट जीएसटी किधर जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, वही नागपुर गवर्नमेंट के पास। ठीक है, देखो प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। ठीक है, ये हो गया 10A। नाउ कम टू 10B, गुड्स डिलीवर्ड ऑन बिल टू शिप टू मॉडल, मतलब बिलिंग किसी और को रही, शिपिंग किसी और को रही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसमें क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, ए सप्लायर है, कहाँ का, न्यू दिल्ली का। ठीक है, अब जो थर्ड पर्सन है वो कौन है, बी है। ठीक है, और गुड्स डिलीवर किसको हो रहा है, सी को। एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो सकता है कि बी ने ए को किसी गुड्स सप्लाई का ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, उतने में सी का बी को ऐसा, सी ने बी को बोला होगा कि मुझे ये गुड्स चाहिए। तो बी क्या बोलेगा कि एक काम करो ए, गुड्स मुझे मत देना, गुड्स डिलीवर किसको करना, सी को, बट बिलिंग किसके नाम पर करना, मेरे नाम पर। ठीक है, तो यहां पर इंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है, बी, किसको, सप्लायर को। तो हियर बी इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ए द सप्लायर कि गुड्स आप डिलीवर कर दो सी को एंड बिलिंग किसके नाम पर कर दो, मेरे नाम पर। तो इस केस में आप प्लेस ऑफ सप्लाई किस पर्सन का मानोगे, कौन से पर्सन की लोकेशन को आप प्लेस ऑफ सप्लाई मानोगे। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई उस पर्सन की लोकेशन को मानना है जिसने क्या दिया है, इंस्ट्रक्शंस दिया है। यहां पे इंस्ट्रक्शन किसने दिया है, बी ने इंस्ट्रक्शन दिया है किसको, ए को, जो कि न्यू दिल्ली का है। बी कहां का है, हरियाणा का है। बी कौन है, थर्ड पर्सन है। सी कौन है, जिसको गुड्स रिसीव हुआ है, और ए कौन है, सप्लायर है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ बी, दैट इज द थर्ड पर्सन जो क्या देता है सर, इंस्ट्रक्शन देता है। दिस इज 10 क्लॉज बी। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन जो क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू 10C, सप्लाई जिसमें इन्वॉल्व क्या नहीं है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। उस केस में क्या होगा सर, जहां पे गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उस गुड्स की क्या लोकेशन है, उस टाइम आपको देखना है कि जो लोकेशन होगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी गुड्स की, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, मतलब अगर आप कोई मशीन लेने आते हो
तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मशीन कहां पर रखी हुई है, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई. सो लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट. ठीक है. नाउ 10D, गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट. मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने रूम में एसी लगवाया, तो एसी लगवाया मतलब एसी जो जहां से शॉप से लिया है वो यहाँ पर आएंगे, असेंबल करेंगे, पूरा फिटिंग करेंगे. तो जिस जगह पे उस एसी की फिटिंग हो रही है, वो असेंबल हो रहा है, वो इंस्टॉलेशन हो रहा है एसी का, वो लोकेशन क्या माना जाएगा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. ठीक है. सो एक्चुअल में जहां पे उस गुड्स का इंस्टॉलेशन असेंबली हो रहा है, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. ये था सर 10D. 10E क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑन बोर्ड ऑन कन्वेयंस. मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑन बोर्ड आपने क्या किया, आप हो सकता है कि ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है. यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम रायपुर. ठीक है. एंड हो सकता है कि आप नागपुर स्टेशन से क्या लिया, आपने संतरे के ऑरेंजेस के बॉक्स लिए. ठीक है. सो आपने नागपुर स्टेशन से क्या किया, ऑन बोर्ड किया है. किसको ऑन बोर्ड क्या किया, गुड्स ऑन बोर्ड किए हैं. तो जिस स्टेशन से आपने गुड्स ऑन बोर्ड किए हैं वो लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी. व्हेन यू आर ऑन बोर्डिंग ऑन कन्वेयंस. कन्वेयंस मतलब जो व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कन्वेयंस, जैसे यहाँ पे आपके केस में ट्रेन का मैंने एग्जांपल दिया. ठीक है. सो लोकेशन वेयर गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, दैट लोकेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. ये हो गया आपका 10ABCDE. पांचों क्लियर. ठीक है. विथ एग्जाम्पल हर चीज. अब जैसे यहाँ पे मैंने ये चीज बताई थी, इसका एग्जाम्पल नहीं बताया ना मैंने. ये देखो, हाँ देखो 10CA, notwithstanding A/C सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. अगर मान लो कि आपका जो सप्लाई है वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रहा है, ये दोनों केसेस में, तो एड्रेस ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस. अगर इनवॉइस पे सामने वाले पर्सन का एड्रेस रिकॉर्डेड है तो फिर अगर हाँ उसमें सिर्फ स्टेट का नाम भी लिखा है ना, उसको क्या मानेंगे अपन, डीम्ड एड्रेस मानेंगे. तो वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा. बट हाँ अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो फिर सप्लायर का लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. समझ आई बात. ABCDE तो समझ आ गया था. CA में क्या बोलता है सर, CA में ये बोलता है कि अगर आप सप्लाई करते हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सप्लाई करोगे, अगर आपके पास उस पर्सन का एड्रेस रिकॉर्डेड है इनवॉइस में, उस केस में क्या होगा, उस पर्सन का वही जो एड्रेस अपने लोकेटेड है उसको अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे. अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. ये भी हो गया सर डन. अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 12 ऑफ IGST एक्ट. प्लेस ऑफ सर्विसेज, जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट कहां पर है, सेम इंडिया में ही है. सब इंडिया में, सप्लायर भी इंडिया में है, सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन भी कहां पर है सर, इंडिया में है. ठीक है सर. 12(1) शुरू करते हैं. प्रोविजन शेल अप्लाई टू डिटरमाइन POS, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ सर्विस इन इंडिया. तो 12(1) में से बताया है कि 12(1) में मतलब सेक्शन 12 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. मेन सेक्शन हमारा शुरू होते हैं सेक्शन नंबर 12(2) से. देखो सर 12(2) जो है ना वो जनरल प्रोविजन है. मैं पहले आपको ये पढ़ाती हूँ. इसमें क्या लिखा है ना, ये जनरल प्रोविजन है. मतलब ये कि जो सेक्शन 12(3) से 12(14) तक जितनी भी सर्विसेज मेंशन्ड है उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि इस सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, इस सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिकली बताया गया है. लेकिन 12(2) में ये बताया गया कि जो सर्विसेज 12(3) से लेकर 12(14) में फॉल नहीं करती है वो किसमें फॉल करेगी, इस जनरल प्रोविजन में. तो पहले अपन जनरल प्रोविजन पढ़ लेते हैं. ठीक है. जो कहीं फॉल नहीं होगा वो कहां फॉल होगा, जनरल प्रोविजन में. ठीक है. दैट इज 12(2) में. प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन 12(3) एंड 12(3) टू 12(14). ठीक है. तो जनरल प्रोविजन ये बोलता है कि अगर सप्लायर ने सप्लाई किया है क्या, सर्विसेज, हम सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं, वो सर्विस के बारे में ही बोलता है. सप्लाई क्या हुआ है, किसको हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन को हुआ है. अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका लोकेशन हम इजीली पता कर सकते हैं. तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन. लेकिन अगर आपने सप्लाई किया है किसी पर्सन को जो कि अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब वो क्या होगा, आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा. उस केस में आपको ये देखना है कि क्या
आपके पास उस रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, अगर है तो फिर वही लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन आपके पास अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये हो गया 12(2) जनरल प्रोविजन। 12(3) में क्या लिखा है सर, देखो, सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में आपने कुछ सर्विसेज ली है, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सो पहला, अगर देखो जैसे आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज, सर्वेयर्स, इंजीनियर्स, अदर रिलेटेड एक्सपर्ट्स, ये सारी सर्विसेज अगर आपने लिए, ये तो किसके रिलेटेड होगी, आर्किटेक्चर की सर्विस ली है आपने, आर्किटेक्ट की सर्विस लिया है, इंटीरियर डेकोरेटर्स की सर्विस लिया है, वो क्यों लोगे आप, अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही लोगे, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ सर्विस दैट इज लॉजिंग अकोमोडेशन बाय अ होटल, इन गेस्ट हाउस, इंक्लूडिंग अ हाउस बोट और एनी अदर वेसल। मतलब क्या बोल रहा है कि सर आप किसी होटल में रहने गए, अकोमोडेशन की सर्विस लिया, किसी गेस्ट हाउस में रहने गए, ठीक है, इंक्लूडिंग व्हाट, हाउस बोट में भी लोग रहने जाते हैं, 1-2 दिन के लिए रहने जाते हैं, ठीक है, घूमने के पर्पस से, टूरिज्म के पर्पस से, सो वो हाउस बोट पे इस पे कवर्ड होगा, या फिर कोई भी अदर वेसल। तो ये सारी सर्विस भी किसके रिलेशन में है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में। या तो फिर आपने हो सकता है कि कोई बड़ा सा क्या बोलना चाहिए, पूरा एक हॉल बुक कर लिया, या फिर कोई होटल बुक कर लिया। क्यों बुक कर लिया, फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन और मैटर्स इंक्लूड रिलेटेड इन सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शन एट सच प्रॉपर्टी। तो आपने पूरी चीज बुक कर ली फॉर योर मैरिज, रिसेप्शन एंड ऑल। ये सब आपने क्यों लिया, किसके रिलेशन में लिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में लिया है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा सर, जहां पर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, वो लोकेशन क्या मानी जाएगी, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। हमको फर्क नहीं पड़ता कि रेसिपिएंट कौन है, हमको फर्क नहीं पड़ता कि सप्लायर कौन है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी लोकेशन में लोकेटेड है, दैट लोकेशन विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर आपका बोट, वेसल जो लोकेटेड या फिर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, वो वहां पे लोकेट होने वाला है या फिर ऑलरेडी लोकेटेड है, दैट विल बी योर व्हाट, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर मान लो कि आपकी प्रॉपर्टी, वेसल या फिर कोई बोट, ठीक है, जिसकी आपने सर्विस अवेल की है, वो मोर देन 1 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, उस केस में आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे। हो सकता है ना कि मान लो ये जैसे ये छत्तीसगढ़ है और यहां से मान लो कोई और स्टेट की बॉर्डर है और यहाँ पे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर लोकेटेड है, तो आप क्या मानोगे कि ये छत्तीसगढ़ मानेंगे कि कोई और मान लो महाराष्ट्र मानेंगे, क्या मानोगे आप लोग। ठीक है, उस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 12(4). अच्छा, यहां पे देखो मैं आपको एक बता देती हूं, जैसे प्रोपोर्शनेट बेसिस मतलब क्या, मान लो कि यू आर स्टेइंग लाइक 2 डेज, आपने अकोमोडेशन की सर्विस ली होटल की, आप 2 डेज मुंबई में रुके हो और मान लो 1 डे आप कहीं दिल्ली में रुके हो। ठीक है, तो ये 3 दिन का आपने सर्विस लिया, वहां पे रुके, तो मुंबई 2:1 दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। समझ आया, ऐसे निकालोगे आप प्रोपोर्शनेट बेसिस में अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसके एग्जांपल्स बता देती हूं। देखो सर, टाइप ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने लॉजिंग, अकोमोडेशन बाय होटल, इन गेस्ट, ये वाली सारी सर्विसेज ली है, बट अदर देन द केसेस जहां पे सच प्रॉपर्टी इज अ सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन 2 और मोर कंटेजियस स्टेट्स, ये वाला जो कंडीशन है वो यहां पर आएगा। तो ऐसे केस में आप प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकालोगे, किस प्रोपोर्शनेट बेसिस पर निकालोगे, तो मैंने जैसे बताया था, नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन सच प्रॉपर्टी। ये वो वाला केस नहीं कि ऐसे बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन मोर देन 1 और 2 स्टेट्स। ठीक है, तो ये वाला केस तो अपन नीचे पढ़ लेंगे। बाकी केसेस में आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ स्टेट्स स्टेड इन सच प्रॉपर्टी। उसके बाद ये वाला जो केस है, अकोमोडेशन इन सिंगल प्रॉपर्टी, जो कि कहां लोकेटेड है, 2 और मोर कंटेजियस स्टेट और इंडियन यूनियन टेरिटरी सर्विसेज एंसिलरी टू सच सर्विसेज।
तो यहाँ पर मेन क्या है आपका, लोकेटेड इन 2 और मोर कंटेजियस स्टेट। इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, आपको देखना पड़ेगा कि किस एरिया में कितना इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। मतलब इतने एरिया में क्या छत्तीसगढ़ में है क्या इतने एरिया में क्या महाराष्ट्र में है क्या, तो इसका आप क्या निकालोगे, एरिया वाइज प्रपोर्शनेट बेसिस निकाल लोगे। समझ आया, एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फिर सी बोलता है, क्या सी बोलता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय अ हाउस बोट और वेसल एंड इट्स एंसिलरी सर्विसेज। हाउस बोट में भी क्या करते हैं सर, जो हम लोग जैसे हाउस बोट में गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे, तो हाउस बोट में क्या होता था कि कुछ टाइम, जैसे एक दिन तक वो इस स्टेट में है, फिर वो उसको चला के दूसरे स्टेट में लेकर गए, तो जिस टाइम तक वो जिस स्टेट पर है उसका प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालेंगे जितना टाइम वो स्पेंड करती है बोट। ठीक है, सो टाइम स्पेंट बाय द बोट और वेसल इन ईच सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस डिक्लेरेशन मेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। जो यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर है वो बताएंगे कि हम इस टाइम तक इस स्टेट में रहेंगे एंड फिर बाद में इस स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो टाइम आपको उस रेशियो में एलोकेट करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई किस बेसिस पर एलोकेट करोगे आप, ऑन द रेशियो ऑफ व्हाट, टाइम स्पेंट। ठीक है सर, ये आपको मैंने और डिटेल में बता दिया। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू 12.4। 12.4 क्या है सर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, रेस्टोरेंट की सर्विस आपने ली है, केटरिंग की सर्विसेज ली है, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, आपको सुंदर दिखना है, आप जिम जा रहे हो, आप रेस्टोरेंट की सर्विस ले रहे हो, केटरिंग की सर्विस ले रहे हो, तो ये सारी जो सर्विस है, ये जहां पर एक्चुअली परफॉर्म होती है ना, वो लोकेशन क्या माना जाता है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। ठीक है, सो इन सारे सर्विसेज के लिए व्हाट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन जहां पर ये सर्विसेज एक्चुअली क्या हुई है, परफॉर्म्ड हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जहां पर आपने फॉर एग्जांपल आप ब्यूटी पार्लर गए हो, वहां की ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आप जिस भी जगह के ब्यूटी पार्लर में गए हो, ठीक है, वो जगह, वो लोकेशन क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जहां पे वो सर्विस क्या हुई है, एक्चुअली परफॉर्म्ड हुई है। ठीक है, उसके बाद 12.5 क्या बोलता है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कंपनीज में जा रही हूँ, मैं कोई डिपार्टमेंट में जा रही हूँ, ट्रेनिंग लेने जा रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या दिया, ट्रेनिंग की सर्विसेज दिया। अब मैंने जिनको दिया, अब मैं क्या मानूंगी, मतलब क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा इस सर्विस के केस में, तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जिनको मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर हाँ तो उनका लोकेशन क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बट हाँ, अगर वो लोग अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, तो उस केस में जहां पर ये सर्विस मैं एक्चुअली परफॉर्म करके आ रही हूँ, जैसे मान लो मैं रायपुर गई ट्रेनिंग देने, ठीक है, तो रायपुर में जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है वो लोग अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो मैंने एक्चुअल में सर्विस कहां परफॉर्म की है सर, इन रायपुर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अपन 12.6 में, ये क्या बोलता है, एडमिशन टू कल्चरल इवेंट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, आर्टिस्ट, स्पोर्टिंग, अदर प्लेसेस। मतलब आप जैसे हो सकता है इमेजिका गए, ठीक है, वहां पे आप फीस दोगे और एडमिशन आपका उधर उस इवेंट पे होगा, अम्यूजमेंट पार्क्स में होगा, या फिर आपने किसी सिंगिंग परफॉर्मेंस देखने का, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट में गए आप, कुछ भी ऐसे जगह जहां पे आपको पैसे दे के एडमिशन मिलता है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। सो देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो यहां पर आपको देखना है, सेम इसके जैसा है, 12.4 एंड 12.6 आर ऑलमोस्ट सेम। तो अब जैसे आप इमेजिका गए, मुंबई में इमेजिका गए, वहां पर आपने टिकट ली, ठीक है, एंड देन आप वहां पर अंदर चले गए, तो ये जो एडमिशन हो रहा है आपका अम्यूजमेंट पार्क में, तो क्या यहाँ पे ये देखा जाएगा कि रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, ये सब कोई चेक नहीं करेगा। यहाँ पे एक्चुअल में जहां पे सर्विसेज परफॉर्म हो रही है, वही लोकेशन क्या मानी जाएगी, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, सो देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। सेम यहाँ पर भी हमने पढ़ा था, इसमें एक्चुअली परफॉर्म। ओके, नाउ कमिंग टू 12.7। 12.7 क्या बोलता है, organization of a cultural and artistic, sporting, scientific or similar events or services ancillary to above services or assigning of sponsorship to events। इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? ठीक है, यहाँ पर भी तो यही बोल रहा है आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक इवेंट्स वगैरह, और यहाँ पर भी वही बोल रहा है। नहीं, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप खुद एडमिशन ले रहे हो, मतलब वहां पे जा रहे हो, वो सर्विस ले रहे हो और पैसा देके एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब जैसे मान लो किसी सिंगर का कॉन्सर्ट हो रहा है, सोनू निगम का कॉन्सर्ट हो रहा है, ठीक है, सोनू निगम का कॉन्सर्ट हो रहा है, तो ये जो कॉन्सर्ट पूरा होगा
उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस भी तो वो लोग देंगे ना। तो यहाँ पर एक तो है इसकी सर्विस, जो सोनू निगम का कॉन्सर्ट अटेंड करने आ रहे हैं पैसा देके, दैट इज अ दिस सर्विस, एंड ऑर्गेनाइजेशन वाली अ सेपरेट सर्विस। ठीक है, सो देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कल्चरल एंड आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग इवेंट, ये सारे इवेंट्स को जो स्पॉन्सर करता है, वो जो स्पॉन्सर करने की, ऑर्गेनाइज करने की जो सर्विस दे रहा है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी लोकेशन क्या मानी जाएगी? आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। जिनकी इवेंट्स को आप रजिस्टर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो फिर वो हम क्या देखेंगे? सामने वाला जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है क्या? अगर है तो फिर उसका लोकेशन मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जहां पर इवेंट एक्चुअली परफॉर्म्ड हो रहा है, जहां पर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है, दैट लोकेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड मान लो आपका इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, इंडिया के बाहर आपका इवेंट आउटसाइड इंडिया हेल्ड हो रहा है, सप्लायर का लोकेशन भी इंडिया में है, रेसिपिएंट का लोकेशन भी इंडिया में है, स्टिल इवेंट कहां हो रहा है? इवेंट कहां हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में सीधा सीधा आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानना है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है सर, अभी यहां पर मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ। देखो, ऐसी सर्विसेज में क्या होगा? रेस्टोरेंट, केटरिंग, ग्रूमिंग, ये वाली सर्विसेज में आपको चेक करना है क्या कि कौन रजिस्टर्ड है, कौन अनरजिस्टर्ड है? नहीं, जहां पर इवेंट एक्चुअली परफॉर्म हुआ है, दैट लोकेशन विल बी अ प्लेस ऑफ सप्लाई। सेम अगर जहां पे अम्यूजमेंट पार्क, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, ये सब इवेंट्स में आप पैसा देके एडमिशन ले रहे हो, पैसा देके एंजॉय कर रहे हो, दैट ऑल्सो विल बी योर सर्विसेज वेयर एक्चुअली परफॉर्म्ड, वो लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बस ये वाले तो दोनों है ना, इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल है, ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, ठीक है, तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा सामने वाला रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। सेम अगर आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो वहां पर भी आप देखोगे कि जो सामने वाला रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होगा तो वही लोकेशन मान लो उसका, एंड अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो फिर जहां पे वो एक्चुअली परफॉर्म्ड हुआ है, दैट लोकेशन। समझ आई बात? ठीक है सर, यहां पर क्या लिखा है देखो, when the event is held in more than one state or union territory and a consolidated amount is charged for such supply, तो यहां पर भी आप क्या करोगे? उसको proportionate बेसिस पर डिवाइड कर दोगे, उस तरीके से आप अपना क्या डिटरमाइन कर लोगे? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, now coming to 12.8. 12.8 talks about transportation of goods including by mail or courier too। अभी तो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, वैसे ही देखो यहाँ पर भी तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे क्या पढ़ा था? यहाँ पे तो गुड्स के बारे में पढ़ा था। वो क्या है? वो तो अपन सर्विस कर रहे हैं ना, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट सर्विसेज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे गुड्स का सप्लाई हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आप कौन सी सर्विस दे रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहे हो, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो। इस केस में यू हैव टू सी वेदर योर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड और नॉट। अगर रजिस्टर्ड होगा तो उसका लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो फिर जहां पर गुड्स हैंड ओवर हुए हैं ओवर द एयर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आपने गुड्स हैंड ओवर किए हैं जिस लोकेशन पे, फिर वहां से वो ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेगी। तो जहां पे आप हैंड ओवर करोगे गुड्स को, दैट लोकेशन, ठीक है, विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये किस केस में? जहां पे पर्सन आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा, उस केस में। कौन? रेसिपिएंट अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, नाउ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अपन ने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अभी कर लिया। 12.9 क्या बात करता है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। ये क्या होता है? अब आपको जैसे मान लो बस में जाना है, ठीक है, बस में एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो फिर यहाँ पे आपने कौन सी सर्विस अवेल की? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज अवेल की। इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? सेम जैसे अपन ने गुड्स का निकाला था। गुड्स का कैसे निकाला था? सामने वाला रेसिपिएंट अगर आपका रजिस्टर्ड है तो फिर लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन अगर वो पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर लोकेशन जहां पे पैसेंजर चढ़ता है। यहां पर क्या बोले थे अपन ने? जहां पे गुड्स हैंड ओवर करता है। पर्सन को अपन हैंड ओवर तो नहीं कर सकते, पर्सन जहां पे जिस जगह से वो चढ़ता है, एम्बार्क करता है, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दिस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस। ठीक है, ओके सर। अभी देखो यहां पर क्या बोला है? प्रोवाइडेड issue of right to passage where point of boarding not known at the time of issue। मतलब मान लो आपको रोज का बहुत ज्यादा ट्रैवल करने का रहता है, तो आपने हो सकता है कि मंथली एक पास बनवा लिया, ठीक है। अब आपने वहां पे वो नहीं लिखवाया है कि मैं कहां से चढ़ूंगा, कहां उतरूंगा, आपने सिर्फ पैसे देके एक पास बनवा लिया।
जहां पे क्या आपको पता है क्या बोर्डिंग का आपका पॉइंट क्या रहेगा एट द टाइम ऑफ इशू, वो चीज आपको नहीं पता। उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? मैंने आपको शुरू में जनरल प्रोविजन पढ़ाया था ना 12(2) का, वो अप्लाई कर देना। उसमें क्या लिखा था, अगर आपके पास एड्रेस अवेलेबल है तो फिर उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस देख लेना, अदरवाइज सप्लायर का लोकेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, कब? जब आपको पॉइंट ऑफ बोर्डिंग नहीं पता है, जब आपने एक साथ वो टिकट करवा लिए उस टाइम पर। ठीक है, ये एक केस हो गया। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, जैसे आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, उसके बाद दिल्ली से मुंबई आप रिटर्न आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से मुंबई रिटर्न आ रहे हो। तो जब आप मुंबई से दिल्ली तक की टिकट करवाते हो, हाँ, और मुंबई से जब आपने चढ़ा, तो फिर यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? अलग तरीके से, एंड ये सेपरेट ट्रांजैक्शन है, समझ गए? तो यहाँ पे आपने चढ़ा तो फिर ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। एंड इस केस में क्या होगा, दिल्ली से आपने चढ़ा, क्योंकि दिल्ली से वापस आ रहे हो मुंबई तक, तो चढ़े कहां से? दिल्ली से। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन को क्या मानोगे आप? सेपरेट ट्रैवलिंग मानोगे। देखो ऐसे लिखा है मैंने, रिटर्न जर्नी ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी इवन इफ द टिकट इशूड एट द सेम टाइम। ठीक है, ये हो गया अपना 12(9). अब आते हैं अपन 12(10) में। क्या बोलते हैं सर? बहुत ही मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, बस आपके नोट्स खत्म। इतना ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने 5 पेज में कवर किया है। सो टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन करना, मेरे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 12(10) सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। मतलब क्या होता है सर? फॉर एग्जाम्पल आपने दिल्ली टू मुंबई की फ्लाइट, ठीक है, ये आपकी जर्नी थी, यहां से आपने स्टार्ट किया। अब फ्लाइट में आपको हो सकता है कि कोई मूवी देखनी हो, तो उसके लिए आपने पेमेंट किया। मतलब ये सर्विस आपने ऑन बोर्ड ली ना। सर्विस कब ली? उस फ्लाइट में चढ़ने के बाद, व्हेन यू आर इन दैट फ्लाइट, आपने ये मूवी देखने की सर्विस ली, तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ा। तो इस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर 12(10) में ये लिखा गया है कि लोकेशन ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर जर्नी। आपने स्टार्ट कहां से की थी जर्नी? दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से मुंबई आप जा रहे हो, तो फिर आपने जो जर्नी स्टार्ट की थी, जिस स्टेट से जर्नी स्टार्ट की थी, दैट पॉइंट, दैट लोकेशन विल बी व्हाट? योर प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ गए? ठीक है। 12(11) टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है सर? देखो टाइप्स ऑफ सर्विस। पहला तो फिक्स्ड लाइन, केबल, डिश, एंटीना, जो ऐसे टावर्स लगे होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो टावर जिस जगह पे लगे हैं, प्लेस वेयर दैट डिवाइस इंस्टॉल्ड, या फिर प्लेस जहाँ पे वो डिश एंटीना इंस्टॉल्ड हुआ है, जो छतरी बोलते हैं ना, टीवी वाली छतरी, वो जहाँ पर इंस्टॉल्ड हुई है ना, वो प्लेस क्या माना जाएगा? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन। हम जो प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन करवाते, जो रिचार्ज करवाते हैं, वो अगर हमने किसी सेलिंग एजेंट के थ्रू करवाया, तो उस एजेंट का एड्रेस जो भी होगा, जो भी लोकेशन में उसका एड्रेस होगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर हम सीधा फाइनल सब्सक्राइबर को ही क्या करते, जो सर्विस देते हैं ये प्रीपेड वाली, तो जहां पर पेमेंट रिसीव हो रहा होगा, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो थ्रू द सेलिंग एजेंट, एड्रेस ऑफ दैट एजेंट, टू फाइनल सब्सक्राइबर वेयर द पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद पोस्ट पेड मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन। इस केस में लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का जो भी बिलिंग एड्रेस होगा, दैट बिलिंग एड्रेस विल बी द लोकेशन, विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और एनी अदर केस और प्रीपेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, इस केस में अगर एड्रेस अवेलेबल होगा तो फिर एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, अदरवाइज क्या होगा सर? लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। दीज 4 टाइप्स ऑफ सर्विस ऑफ व्हाट? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई अपन ने समझ लिया। अब आते हैं सर 12 में। 12 क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन। इसमें क्या होता है सर? जो बैंकिंग की सर्विस देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, ठीक है, स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस देते हैं किसी भी पर्सन को, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? आपको देखना है कि क्या आपके पास मतलब सप्लायर के पास रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है क्या रेसिपिएंट के एड्रेस वगैरह। तो हाँ, अगर है तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा किसका एड्रेस? ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। अगर सप्लायर के पास
रेसिपिएंट का एड्रेस उसके रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करेंगे, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं सर 12-13 में इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में मोस्टली ऐसा होता है कि आपके पास जो है वो क्या बोलना चाहिए, अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो सिंपल हो जाएगा कि लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, बट हाँ अगर पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। क्योंकि आप जब इंश्योरेंस करवाने जाओगे तो बट ऑब्वियसली बात है कि अपना कुछ एड्रेस बताओगे, आपके कहाँ के हो क्या हो, ठीक है, तो फिर जो भी रिकॉर्ड्स में सप्लायर के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होगा उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वही एड्रेस माना जाएगा जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। अदरवाइज रजिस्टर्ड पर्सन का तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं अपन 12-14 में। दिस इज द लास्ट सर्विस। इसमें काफी सारे पॉइंट्स है जो मैं आपको एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, आ जाओ देखो, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरीज। अगर आपने एडवर्टीजमेंट की सर्विस इनको दी है, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, तो आपको क्या करना है, जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा विच इज एट्रीब्यूटेबल टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट एंटर्ड, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके और सप्लायर के और सप्लायर और गवर्नमेंट के बीच, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट होगा कि किस बेसिस पे आपको प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालनी है और किस बेसिस पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढना है, तो वो एज पर द अग्रीमेंट देखेंगे। बट सर हो सकता है ना कि आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट किया ही ना हो जिसमें डिटरमाइन कर सके कि क्या होगी प्रोपोर्शनेट वैल्यू, उस केस में क्या करोगे सर, देखो, मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विसेज इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, तो मैंने यहाँ पे एरो बनाया है, एंड दीज आर द केसेस इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट। आपको कैसे डिटरमाइन करना है कि किस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो मैं आपको इसके एग्जांपल्स पहले करवाती हूँ, फिर एक बार मैं आपको ये रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, सो एक सेकेंड, हाँ देखो ये क्या बोल रहा है सर, एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिकेशंस। यहाँ पे एबीसी कौन है, गवर्नमेंट एजेंसीज है जो डील करती है सारे एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वेरियस विंग्स डीलिंग विद वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिसिटी। तो यहाँ पर क्या है, जो एबीसी है गवर्नमेंट एजेंसी है, वो क्या करती है, रिलीज ऑर्डर इशू करती है टू अ न्यूज़पेपर फॉर एन एडवर्टीजमेंट ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे करके उनको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट छपवानी है। ठीक है, टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर डीईएफ, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है सर, दिल्ली में हेड ऑफिस है। अब क्या है देखो, हाँ, टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर डीए फॉर द एडिशंस, वो न्यूज़पेपर कहाँ पे जाएगा, एडिशंस कौन कौन से में, दिल्ली में जाएगा, पुणे, मुंबई, लखनऊ, जयपुर। और जो रिलीज ऑर्डर है ना ये वाला, उसमें क्या कंटेंट है सर, उसमें सारी चीजें कंटेंट है, जैसे कि पीरियोडिसिटी, कितने टाइम तक, कौन सी लैंग्वेज में, साइज क्या होना चाहिए एडवर्टीजमेंट का। ऐसा होता है ना कि आपको क्या कोने में सिर्फ पूरा न्यूज़पेपर है, पूरा उसके कोने में सिर्फ एडवर्टीजमेंट छपवानी है, या फिर पूरा एक कवर करना है, फिर सब पूरा न्यूज़पेपर का एक पेज ही कवर करना है, वो सारी चीजें उस रिलीज ऑर्डर पे मेंशन्ड है। तो अब आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे, आपको पता है कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली जाएगा, पुणे जाएगा, मुंबई जाएगा, लखनऊ जाएगा, जयपुर जाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दिस सर्विस शैल बी द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, एंड स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। तो इन चारों स्टेट्स में क्या हो जाएगा सर, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, so the amounts payable to Pune Maharashtra would constitute the proportionate of value for the states of Maharashtra which is attributable to the dissemination of Maharashtra। वैसे ही क्या हो जाएगा, लखनऊ जयपुर का किसके पास जाएगा आपका, हाँ, पेमेंट टू द दिल्ली, एंड लखनऊ जयपुर एडिशंस वाज constitute the proportionate value attributable in the states of उत्तर प्रदेश, राजस्थान respectively। समझ आ गया, लखनऊ का राजस्थान, जयपुर का राजस्थान, लखनऊ का उत्तर प्रदेश, जयपुर का राजस्थान। तो जिस स्टेट में जो भी वैल्यू रहेगी उसको आपको प्रोपोर्शनेट कर देना है। ठीक है, अब जैसे ये एडवर्टीजमेंट थ्रू प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, डायरीज, कैलेंडर्स, टी शर्ट्स, ये सब में अगर आपको एडवर्टीजमेंट कराना है, जैसे एग्जांपल में क्या है, एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन स्वच्छ भारत एबीसी हैज एंगेज्ड अ कंपनी जीएच फॉर प्रिंटिंग ऑफ 1 लाख पैम्पलेट्स, जिसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 1 लाख रुपीज, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान।
ठीक है, उस केस में एबीसी को असरटेन करना है द ब्रेकअप ऑफ द पैम्पलेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच 3 स्टेट्स। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट ब्रेकअप इज 20,000, 50,000, 30,000। आपके जो ब्रेकअप वैल्यू है वो आ गई 20, 50 और 30 अज्यूम करो। तो इस रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, विल फॉर्म द बेसिस ऑफ वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू ईच ऑफ दिस स्टेट्स। तो इस केस में आपका बस प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकल जाएगा, 20 हरियाणा, 50 उत्तर प्रदेश और 30 राजस्थान, और इसी रेशियो पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एडवर्टीजमेंट इन होर्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती है। ठीक है, तो वो भी अगर कोई होर्डिंग्स में एडवर्टीजमेंट की सर्विस देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, एबीसी एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन साक्षर भारत हैज engaged a firm IJ for putting up hoardings near the airports in the 4 metros. नियर द एयरपोर्ट्स आपको होर्डिंग्स लगानी है 4 मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। जो रिलीज ऑर्डर इशू किया है एबीसी ने किसको, आईजे को, विल हैव द सिटी वाइज लोकेशन वाइज ब्रेकअप ऑफ द अमाउंट पेबल फॉर सच होर्डिंग्स। फिर क्या लिखा है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दिस सर्विस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। इन सच केस जो अमाउंट एक्चुअली पे किया गया है फॉर द होर्डिंग्स इन ईच ऑफ द 4 मेट्रोस, उसमें अपन कैसे निकालेंगे सर, ये देखो, separate invoices will have to be issued state wise and union territory wise and dissemination in the union territory of Delhi, states of Maharashtra, Tamil Nadu and West Bengal। मतलब जिस स्टेट में जितनी होर्डिंग्स है उसको प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे निकालोगे और फिर स्टेट में आपको प्रोपोर्शनेटली डिटरमाइन करना है कि किसका कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई रहने वाला है। तो वही है कि दिल्ली में कितना रहेगा, महाराष्ट्र में कितना, तमिलनाडु में कितना, वेस्ट बंगाल में कितना। तो वो रेशियो कैसे निकालोगे, कौन से स्टेट में कितनी होर्डिंग्स आपने लगाई है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सर आपका ट्रेन में जब आप एडवर्टीजमेंट करवाते हो, पूरी ट्रेन में एडवर्टीजमेंट की जाती है। देखो यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट की पूरी ट्रेन में एडवर्टीजमेंट की गई है। तो यहाँ पे आप कैसे पता करते हो कि कौन से स्टेट में, अब जैसे ट्रेन है, जैसे ये पूरी पटरी है, ठीक है, तो ये इतनी लंबी ट्रेन और जो पटरी है वो पटरी की एरिया कितना है उस स्टेट में, उस पूरा लेंथ कितना है, तो वो एरिया वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेटली डिटरमाइन करना पड़ेगा हर स्टेट का। ठीक है, जैसे यहाँ पर है एबीसी ने ऑर्डर प्लेस किया है ऑन केएल एडवर्टाइजमेंट्स टू बी प्लेस्ड ऑन अ ट्रेन विद रिगार्ड टू जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, लेंथ ऑफ अ ट्रैक इन अ स्टेट विल वेरी फ्रॉम ट्रेन टू ट्रेन, ट्रेन टू ट्रेन वेरी करेगा, जितनी बड़ी लेंथ होगी ट्रैक की उस हिसाब से। तो एडवर्टीजमेंट टू बी प्लेस्ड ऑन हजरत निजामुद्दीन वास्को ड गामा गोवा एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है, इस ट्रेन में एडवर्टीजमेंट आपको प्लेस करनी है। वो कहाँ चलती है सर, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केएल में असर्टेन द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन टू वास्को ड गामा एज वेल एज द लेंथ ऑफ द ट्रैक इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स। मतलब वो सबसे पहले निकालेगा कि टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, टोटल लेंथ कितने, कहां से कहां तक, ट्रैक की ना, ट्रेन की नहीं, ऑब्वियसली ट्रैक की लेंथ आपको निकालनी है, हजरत निजामुद्दीन से लेकर लास्ट स्टेशन स्टॉपेज क्या है इसका, वास्को ड गामा। एज वेल एज आपको हर स्टेट में उस ट्रैक कितना एरिया कवर करता है वो निकालना है। ठीक है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दिस सर्विस इज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा, एंड द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स वो किसके ऊपर डिटरमाइंड होगा, रेशियो वर्क्स आउट टू इतना, जैसे एरिया का रेशियो है, तो द अमाउंट टू बी पेड टू केएल इज ₹1,20,000, देन केएल विल हैव टू एलोकेट स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज और इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक। तो फिर इस रेशियो में 1,20,000 को आपको डिवाइड कर देना है। समझ आया? तो ट्रेन में जब एडवर्टीजमेंट करवाते हो तो लेंथ ऑफ द ट्रैक देखना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही मैं ना आपको ये पीडीएफ, भले आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग एटलीस्ट एडवर्टीजमेंट्स के जो एग्जाम्पल्स है वो रिवाइज, मतलब एक बार रीड कर लोगे ना तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब अपन एक बार प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, अब आपको चीजें थोड़ा सा फटाफट समझ आएगा, नहीं तो मैं तुरंत ये पढ़ा देती, बट समझ नहीं आता तो फिर सेंस नहीं बनता रिविजन वीडियो का। देखो, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिकेशंस, ये मैंने बताया था, अमाउंट पेबल फॉर पब्लिशिंग एंड एडवर्टीजमेंट इन ऑल द एडिशंस, इन ऑल द, just a second, in all the editions of a newspaper or publications which are published in each state or union territory, मतलब कितने states में कितने number of editions, कितने न्यूज़पेपर्स जाते हैं। ठीक है, हर स्टेट में, तो वो आपको प्रोपोर्शनेटली निकालना है उस हिसाब से। उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स थ्रू प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्पलेट, लीफलेट, डायरीज, कैलेंडर, टी शर्ट, इसमें कैसे करोगे आप, अमाउंट पेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन
फॉर ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सच मटेरियल इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑब्वियसली आपके पास एक रिकॉर्ड तो मेंटेन होगा ना कि हम दिल्ली में इतने टोटल नंबर ऑफ पैम्पलेट्स दे रहे हैं, हम मुंबई में इतने टोटल नंबर ऑफ पैम्पलेट्स दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेटली निकालना है वैल्यू। ठीक है, अब आता है सर एडवर्टीजमेंट्स इन होर्डिंग्स अदर देन दोज ऑन ट्रेन्स। ट्रेन्स के अलावा जो होर्डिंग्स मैंने बताया था, तो उस केस में आपको देखना है कि होर्डिंग्स कितनी लोकेटेड है हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में। तो अमाउंट पेबल फॉर द होर्डिंग्स दिस इज होर्डिंग्स, अमाउंट पेबल फॉर द होर्डिंग्स लोकेटेड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, उसके बाद जैसे अपना एडवर्टीजमेंट ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बिल ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज। बिल्स के भी पीछे आप देखना कभी एडवर्टीजमेंट्स कुछ छोटी छोटी बनाई होती है, उस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा, अमाउंट पेबल टू ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर एडवर्टीजमेंट्स ऑन बिल्स हैविंग बिलिंग एड्रेस इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपको देखना है कि जो बिल्स कहाँ कहाँ का है, किस स्टेट में कितने बिल्स गए हैं और किस स्टेट में कितना अमाउंट पेबल है, तो उस रेशियो में आपको क्या करना है सर, प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना है प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद और वैल्यू को भी डिवाइड करना है। एडवर्टीजमेंट ऑन रेलवे टिकट्स में आपको देखना है कि नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस कितने, मैं रेलवे टिकट्स की बात कर रही हूँ। रेलवे टिकट में भी आप देखना कुछ एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तो हर स्टेट में कितने रेलवे स्टेशन है उस प्रपोर्शन में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, नाउ एडवर्टीजमेंट्स ऑफ रेडियो स्टेशंस, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कितने नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन है वो देखना है। टेलीविजन चैनल्स में जो एडवर्टीजमेंट्स होती है उसको आप कैसे निकालोगे, आपको देखना पड़ेगा व्यूअरशिप कितना है। ठीक है, वो व्यूअरशिप आपको रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगा कितनी व्यूअरशिप है, किस स्टेट में कितने लोग कितना चैनल ये वाला देखते हैं, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ व्यूअरशिप ऑफ सच चैनल इन ईच सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसके बाद आता है आपका एडवर्टीजमेंट ऑन सिनेमा हॉल। आपको मतलब आप जब मूवी देखने जाते होंगे तो फिर मूवी के पहले जितने भी एडवर्टीजमेंट्स चलती है, ठीक है, उसमें आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। तो फिर आपको यहाँ पे ये देखना है कि नंबर ऑफ सिनेमा हॉल्स कितने हैं, मल्टीप्लेक्स कितने हैं हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, जहां जहां पे आपने इस एडवर्टीजमेंट लगवाई है वहां पे। ठीक है, उसके बाद थ्रू एसएमएस, थ्रू इंटरनेट। तो अगर एसएमएस होगा तो आपको कैसे करना है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स इन ईच सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एंड इंटरनेट के केस में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स कितने हैं हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, उसके बाद यस कंप्लीटेड, ये पूरा अपना हो चुका है। ठीक है, अब छोटा सा क्लैरिफिकेशन और पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लैरिफिकेशन है सर, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू एडवर्टाइजिंग सेक्टर। इसी सेक्टर के रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है। पहला इशू क्या था, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई और सेल ऑफ स्पेस और सप्लाई और सेल ऑफ राइट्स टू यूज द स्पेस ऑन होर्डिंग्स और स्ट्रक्चर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वेंडर टू द क्लाइंट और एडवर्टीजमेंट कंपनी फॉर डिस्प्ले ऑफ देयर एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, आपको जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट करवानी है, ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए या फिर आपको कुछ एक जगह रेंट पे चाहिए। ठीक है, तो जगह को आपने क्या कर लिया, रेंट पे ले लिया। ठीक है, जगह को खरीद लिया किससे, किसी वेंडर से। ठीक है, तो फिर ये जो जगह आपने खरीदी है, पर्पस जो भी हो आपका, बाद में इसमें आपको होर्डिंग्स लगानी है, एडवर्टीजमेंट्स करनी है, वो जो भी पर्पस हो, पर मतलब पहले आपने क्या किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहे हैं ये बोलेंगे कि हम इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस ले रहे हैं ये बोलेंगे। ऑब्वियसली हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस लेंगे यही बोलेंगे। तो ये इसका क्लैरिफिकेशन था कि अगर आप जो है वो सप्लाई करते हो या फिर सेल करते हो जगह का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, राइट्स टू यूज द स्पेस, तो उस केस में क्या होगा, होर्डिंग्स और स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन लैंड, ठीक है, इरेक्टेड ऑन लैंड शुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया था कि जो भी सर्विसेज आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड में लेते हैं उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, इट विल बी द लोकेशन वेयर सच होर्डिंग और स्ट्रक्चर इज लोकेटेड। जहां पे वो स्ट्रक्चर लोकेटेड है, जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दैट लोकेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये पहला क्लैरिफिकेशन था। अभी दूसरा इशू क्या है सर, दूसरा इशू ये है
What is the place of supply? In case advertising company wants to display its advertisement on hoardings or billboards at a specific location, availing the services of a vendor who is responsible for display of the advertisement of the advertisement company at the same location. क्या यहाँ पर आप कोई स्पेस रेंट पे ले रहे हो क्या? कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रहे हो क्या? नहीं, यहाँ पर आपने क्या लिया है? यहाँ पर आपने उस वेंडर से एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ली है. वो वेंडर रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो जिसको भी एडवर्टाइजमेंट की सर्विस चाहिए उनको हम इस होर्डिंग्स में पोस्टर लगा के देंगे, सारी चीजें करवा के देंगे. तो देखो, इन दिस केस एडवर्टाइजिंग कंपनी इज नॉट ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑफ द स्ट्रक्चर. तो क्लैरिफिकेशन क्या कहा गया है कि हियर इट इज नॉट अ सप्लाई और सेल ऑफ अ स्पेस और सेल ऑफ राइट्स टू यूज द स्पेस. अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या 12(3) में कवर्ड होगा क्या? क्योंकि 12(3) में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की चीजें कवर्ड है, ये तो यहाँ नहीं कवर्ड होगा. ये फिर कहाँ कवर्ड होगा सर? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज शैल बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 12(2) दैट इज द जनरल प्रोविजंस. ये था आपका क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग व्हाट एडवर्टाइजिंग सेक्टर. पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई कोशिश किया है कि जितना डिटेल में हो सके उतना अच्छे से करवाओ विथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. सो अगर अच्छा लगा हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. आगे ऐसे बहुत सारे रिवीजन वीडियोस प्लस मेरे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. और आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आई मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड टेलीग्राम मेरा डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, कुछ डाउट्स होता है तो वहां पर क्लियर हो जाते हैं. ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय.